का समय था। अभी अभी सूरज उगा था और सूरज की सुनहरी किरणें पूरे गांव पर फैलने लगी थी। शशि अपने खेत में आ रहा था। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी आई थी। उसका हरा भरा खेत लहलहा रहा था। रास्ते में उसे उसका पड़ोसी माधव मिलता है। अरे शशि, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? खेत में जा रहा हूँ माधव। इतनी सुबह खेत में जा रहे हो? हाँ, इस बार फसल बहुत अच्छी आई है। सोच रहा हूँ कि 2-3 दिन में अनाज के दाने निकाल लूं, फिर उन्हें बेच दूंगा। हाँ, इस बार तो गांव के सभी किसान बहुत खुश हैं। सबकी अच्छी फसल आई है। ऐसे हरे भरे खेत देखकर सच में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये खेत तो हम किसानों के लिए अपने बच्चे की तरह होते हैं। इन्हें हम अपने खून पसीने से सींचते हैं और फिर कुछ महीने के बाद अगर ऐसी फसल आए तो इतनी खुशी होती है कि उसे शब्दों में बताना कठिन हो जाता है। हाँ, चलो आज मुझे थोड़ा समय है, मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। शशि और माधव दोनों शशि के खेत में आते हैं। शशि सामने देखता है और उसका प्रसन्न चेहरा एकदम उतर जाता है। अरे अरे, ये क्या है सब? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? भागो भागो यहाँ से। शशि के खेत में अचानक बहुत सारे कौवे आकर उसके अनाज के दाने खा रहे थे। इतने सारे कौवे अगर अनाज खा लेते तो पूरी फसल का नाश हो जाता। माधव और दोनों मिलकर उन कौवों को लाठी काठी से भगाने लगते हैं। माधव, जरा संभल कर, लाठी कहीं फसल पर न गिरे, सारे दाने नीचे गिर जाएंगे। हाँ शशि, पर इन कौवों का कुछ करना तो पड़ेगा। ये भी भाग जाएंगे पर थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाएंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं काम करता हूँ, घर जाकर एक जाल लेकर आता हूँ। उस जाल को यहाँ रखता हूँ, फिर कौवे फसल खाने आएंगे और इस जाल में फंस जाएंगे। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं रुकता हूँ यहाँ कौवों पर नजर रखने के लिए। शशि जाल लेने घर जाता है। माधव वहीं बैठकर कौवों को भगाने लगता है। कुछ देर के बाद शशि जाल लेकर आता है और खेत में बिछा देता है। फिर चलो, अब कौवे आ भी गए तो इस जाल में फंस जाएंगे। हाँ, अब हमें इन पर नजर रखने की आवश्यकता नहीं है। चलो, हम कुछ और काम कर लेते हैं। माधव और शशि दोनों दूसरे काम करने चले जाते हैं। कुछ देर के बाद शशि अकेला खेत में वापस आता है। अच्छा मजा चखा दिया उन कौवों को। अब फंसे होंगे जाल में। अभी जाकर देखता हूँ। अब उस जाल को कुत्तों के सामने रख देता हूँ। कुत्ते उन कौवे को मार देंगे, फिर वो गांव में किसी भी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ऐसा विचार करते हुए शशि उस जाल के पास जाता है और देखता है वो वहाँ एक कबूतरी जाल में फंसी हुई होती है। उसके पैर में जाल फंसने की वजह से उसके पैर पर घाव हो गया था। मुझे बचाओ, मैं गलती से इस जाल में फंस गई हूँ। मैंने तुम्हारे फसल को नुकसान नहीं पहुँचाया है। तुम चिंता मत करो कबूतरी, मैं तुम्हें इस जाल से निकालता हूँ। ये जाल तो मैंने उन कौवों के लिए बिछाया था, पर दुर्भाग्यवश तुम इसमें फंस गई हो। रुको, मैं अभी तुम्हें मुक्त करता हूँ। शशि उस कबूतर को जाल से छुड़ाता है। वो उसे घर ले जाता है और उसके घाव पर लेप लगाता है। फिर मैं एक बात समझ नहीं पाया कि तुम हम मनुष्य जैसी बात कैसे कर सकती हो। ठीक है, तुम अब ये चावल के दाने खा लो, मैं खेत में जाकर काम करता हूँ। शशि कबूतर को अनाज के दाने देकर खेत में काम करने चला जाता है। रात को वो घर आकर सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तब उसके बिस्तर पे सोने के सिक्के पड़े होते हैं। अरे ये क्या? ये सोने के सिक्के कहाँ से आए यहाँ? ये मैंने तुम्हें दिए हैं। तुमने? पर तुम्हारे पास ये सोने के सिक्के कहाँ से आए? वो सब तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। तुम तो अब केवल इस बात से प्रसन्न हो जाओ कि तुम्हें रोज ये सोने के सिक्के मिलेंगे। वो कैसे? मैंने कहा ना कि तुम्हें बाद में पता चलेगा। अब तुम जाओ और अपने खेत के काम निपटाओ। आज तुम्हें फसल काटनी है ना। शशि अपने खेत में चला जाता है
2-3 दिनों में शशि सारी फसल काट लेता है। अनाज के दानों को बोरियों में भरकर शशि आराम करने लगता है। कुछ देर के बाद माधव बैलगाड़ी लेकर आता है। चलो भाई शशि, इस अनाज की बोरियों को घर में रख देना है ना। देखो मैं बैलगाड़ी लेकर आया हूँ। हाँ चलो भाई, अभी इन्हें घर में रखते हैं, जाकर बाजार में बेच देते हैं। पर क्या इतने सारे बोरियों को घर में रखना सुरक्षित होगा? हाँ होगा ना, क्यों नहीं होगा। हम तो हमेशा अपने घर में रखते हैं सारा अनाज। तुम्हारी बात सच है, पर मैंने सुना है कि दूर किसी गांव में कुछ डाकू आसपास के गांवों में घूम रहे हैं। उनके गांव में अकाल पड़ा है, इसलिए वहां फसल नहीं उगती। सुना है कि वो डाकू हम जैसे किसानों का अनाज चुराकर ले जाते हैं और अपने गांव वालों को देते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम कल के कल ही ये सब अनाज बेचने चले जाएंगे। अभी तो इसे घर में ही रखना पड़ेगा। माधव और शशि अनाज को बोरियों के बैलगाड़ी पर रख देते हैं और फिर घर आ जाते हैं। शशि रोज की तरह कबूतरी को चावल के दाने खिलाता है और सो जाता है। रात को जब शशि गहरी नींद में होता है, तब एक डाकू शशि के घर में आता है। सोते हुए शशि को देखकर, अच्छा हुआ ये घोड़े बेच कर सो रहा है, अब इन बोरियों को ले जाने में मुझे आसानी होगी। चलो अब एक एक करके बोरी लेकर बाहर जाता हूँ। डाकू अनाज की बोरी उठाता है, तभी कबूतरी उसकी आवाज से बाहर आती है। अरे ये कबूतरी कहाँ से आ गई? हाँ लगता है इसने पाला होगा इस कबूतरी को। चलो ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। डाकू उस बोरी को उठाने लगता है, तभी कबूतरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। शशि उठो, वो देखो डाकू अनाज चुरा कर जा रहा है। शशि उठो जल्दी। कबूतर को इतनी जोर से चिल्लाते हुए देख डाकू हक्का बक्का रह जाता है। तभी शशि कबूतरी की आवाज सुनकर बाहर आता है। वो डाकू को देखता है और अरे ये क्या, डाकू आ गया। अच्छा तो तुम्हें पता ही था कि मेरे पास अनाज है। रुको अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। शशि वहीं पड़ी छड़ी उठाता है और डाकू को पीटने आगे आता है। दोनों की हाथापाई होती है। तब डाकू अपने कमर से बांधा हुआ चाकू निकालता है और शशि पर वार करने ही वाला होता है कि तभी कबूतरी डाकू के पास आकर उसकी आंखों में अपनी चोंच से मारने लगती है। अचानक अपनी आंखें पर वार होने से डाकू को कुछ समझ नहीं आता और वो भाग जाता है। अच्छा हुआ मेरी प्यारी कबूतरी, तुमने मुझे पुकारा। आज तुम नहीं होती तो ये डाकू मेरा सारा अनाज चुरा कर ले जाते। नहीं शशि, मेरे होते हुए तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। तुम कल ही जाकर सारा अनाज बेच कर आओ। अगले दिन शशि माधव के साथ जाता है और सारा अनाज बेच कर आता है। उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। कबूतरी भी रोज शशि को सोने के सिक्के देती थी। इस वजह से शशि जल्दी ही धनवान बन जाता है। शशि अब अपना घर तुड़वाकर वहाँ बड़ा घर बनवा लेता है। एक रात वो डाकू छुपके से शशि के नए घर को देखता है। अरे वाह, लगता है ये तो बहुत ज्यादा धनवान बन गया है। उस दिन मैं अनाज चुराने आया था तो इसने मुझे चुराने नहीं दिया। अब तो इसके घर में ही चोरी करूंगा। लेकिन पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये इतना धनवान बन कैसे गया है। अनाज की बोरियों को बेचकर तो इसके पास इतने पैसे नहीं आए होंगे। मुझे इस पर नजर रखनी पड़ेगी। डाकू शशि पर नजर रखने लगता है। एक दिन शशि माधव को एक पोटली देता है। ये लो माधव। अरे ये क्या है इस पोटली में? देखो तो। माधव पोटली खोलकर देखता है तो उसके अंदर सोने के सिक्के होते हैं। अरे ये क्या? ये तो सोने के सिक्के हैं। कहाँ से आए तुम्हारे पास? और ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? अरे मेरे पास जो कबूतरी है वो मुझे रोज सोने के सिक्के देती है। दिन भर में वो जितने भी चावल के दाने खाती है, सुबह मेरे बिस्तर में उतने सोने के सिक्के रखे हुए होते हैं। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? ये कैसे संभव है? पता नहीं दोस्त, पर उस कबूतरी ने मुझे कहा है। वो कबूतरी सामान्य नहीं है, वो तो हमारी भाषा में बात भी करती है। ऐसी रहस्यमय कबूतरी तो
मैंने पहले कभी न सुनी, पर तुम ये सिक्के मुझे क्यों दे रहे हो? तुमने आज तक मेरी बहुत सहायता की है। अब मैं धनवान बन गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त भी मेरी तरह धनवान बने। मुझे तो कबूतरी से रोज सोने के सिक्के मिलेंगे। मेरे पास तो सब कुछ है, इसलिए मैंने विचार किया कि तुम्हें थोड़ा धन दे दूं। उन दोनों की बातें उनके पीछे एक पेड़ के पीछे खड़े रहकर डाकू सुन लेता है। फिर अच्छा, तो ये बात है। उस कबूतरी के कारण ये किसान इतना धनवान बन रहा है। फिर तो मुझे इसके घर में चोरी नहीं करनी चाहिए। मैं तो उस कबूतरी को ही चुरा कर ले जाता हूँ। मुझे भी अब सोने के सिक्के ही चाहिए। शशि खेत में होता है। ये देखकर डाकू उसके घर चला जाता है। शाम को जब शशि घर आता है तब देखता है कि कबूतरी घर में नहीं है। शशि पूरे घर में कबूतरी को ढूंढता है पर कबूतरी कहीं नहीं होती। माधव वहाँ आता है। अरे क्या ढूंढ रहे हो? मेरी कबूतरी घर में कहीं नहीं दिख रही है। अरे अरे शशि, वो तो एक पंछी है, उड़ गई होगी। कब तक तुम्हारे घर में रहेगी? तुम ज्यादा मत सोचो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो उड़ गई होगी। मैं देखता हूँ। अरे इतने दिन तो तुम उस किसान के पास ही तो थी। तुमने उसे धनवान बना दिया है, अब मुझे भी धनवान बना दो। मुझे पता है तुम उसे रोज सोने के सिक्के देती हो। आज से तुम मुझे सोने के सिक्के दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें सोने के सिक्के नहीं दे सकती, वो सिर्फ शशि के लिए है। तुम्हें मुझे सोने के सिक्के देने ही पड़ेंगे, नहीं तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। अभी मेरी मृत्यु का समय नहीं आया है मूर्ख। मेरे जीवन में अभी कुछ काम अधूरे हैं जिन्हें पूर्ण किए बिना मैं अपने देह का त्याग नहीं करूंगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा कहकर डाकू अपना चाकू उठाकर कबूतरी को मारने जाता है। तभी शशि पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उस दिन तो अनाज की चोरी करने आया था, वो नहीं कर पाया तो अब मेरी कबूतरी को ही चुरा ले गया तू। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शशि और डाकू में फिर से हाथापाई होने लगती है। इस बार डाकू शशि पर चाकू चलाने में सफल हो जाता है। शशि के हाथ पर चाकू से घाव हो जाता है और उसके शरीर से खून बहने लगता है। उसके खून के कुछ छींटे कबूतरी के शरीर पर गिरते हैं और वहां अचानक रंग बिरंगी किरणें उत्पन्न होने लगती हैं। उन किरणों के साथ ही कबूतरी गायब हो जाती है। एक सुंदर राजकुमारी वहां पर प्रकट हो जाती है। कितनी सुंदर राजकुमारी है। राजकुमारी, मैं आप पर मोहित हो गया हूँ। आप मुझसे विवाह कर लीजिए। मूर्ख डाकू, मुझसे मैं कभी विवाह नहीं कर सकती। मैं पहले से ही विवाहित हूँ और इतने दिनों से मेरे पति के साथ ही रह रही थी। इतने दिनों से तुम मेरे साथ रह रही थी? इसका अर्थ है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम अचानक कबूतरी से राजकुमारी कैसे बन गई? क्या रहस्य है तुम्हारा? अरे ये मेरे लिए यहाँ आई है। नहीं, मैं शशि की पत्नी हूँ और उसके साथ ही रहूंगी। पूरा एक जन्म में उसके साथ रहने की प्रतीक्षा कर रही थी। अब हम दोनों को एक दूसरे से अलग कोई नहीं कर सकता। राजकुमारी, मैं तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें प्राप्त करके ही रहूंगा, फिर चाहे मुझे इस किसान की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। नहीं, तुम शशि की हत्या मत करना। मैं तुम्हारे साथ आने के लिए सज्ज हूँ। ये तुम क्या कह रही हो राजकुमारी? तुम इसके साथ कैसे जा सकती हो? उसने कहा ना कि वो मेरे साथ आ रही है, उसे अब मैं पसंद आया। डाकू शशि से बात करने लगता है। इसी अवसर का फायदा उठाकर राजकुमारी वहीं पड़ा हुआ चाकू उठाती है और डाकू की हत्या कर देती है। फिर इस दुष्ट डाकू को बातों में उलझाने के लिए मैंने ऐसा कहा था उसे। शशि, तुम्हारा और मेरा संबंध पिछले जन्म से है। तुम ये सब क्या कर रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें सब विस्तार से समझाती हूँ। पिछले जन्म में तुम एक राजकुमार थे और मैं एक राजकुमारी थी। हम दोनों का विवाह होकर कुछ ही दिन हुए थे। एक बार हम दोनों वन में विहार कर रहे थे। तब सुनिए राजकुमार, मुझे भूख लगी है, आप मेरे लिए फल तोड़ कर लाइए ना। अवश्य,
मैं अभी लाता हूँ। राजकुमारी को एक आम का पेड़ दिखता है जिस पर बहुत सारे आम थे। उस पेड़ के पीछे एक साधु तपस्या करने बैठे हुए थे जो राजकुमार को दिख नहीं रहे थे। राजकुमार आम पर पत्थर मारने लगते हैं। आम तो नीचे नहीं गिरता पर एक पत्थर पीछे तपस्या कर रहे साधु के सर पर जाकर गिरता है। उनके सर से खून बहने लगता है और उनकी तपस्या भंग हो जाती है। साधु बहुत क्रोधित हो जाते हैं और मूर्ख राजकुमार, मेरी तपस्या भंग कर दे। साधु की आवाज सुनकर राजकुमारी भी भागकर राजकुमार के पास आती है। क्या हुआ राजकुमार? मैं आपके लिए आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मार रहा था। एक पत्थर साधु बाबा को लग गया। मुझे नहीं पता था कि पेड़ के पीछे साधु बाबा बैठे हैं। तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी है, इसलिए अब तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। नहीं साधु बाबा, इनकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही उन्हें कहा था कि मेरे लिए फल तोड़ कर लाइए। राजकुमारी, तुम्हारे फल खाने की इच्छा से मेरे शरीर से रक्त बह गया है और मेरी तपस्या भी भंग हो गई है। तुम्हारे प्रेम के लिए राजकुमार ने इस पेड़ पर पत्थर मारे हैं। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों का वियोग हो जाएगा। तुम एक कबूतरी बन जाओगी और कभी राजकुमार के साथ नहीं रह पाओगी। नहीं नहीं साधु बाबा, हमें इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। कृपया अपने श्राप का समाधान कीजिए। साधु बाबा अपना क्रोध शांत करते हैं और ठीक है, मैं दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, इसलिए तुम्हें कबूतरी का शरीर तो प्राप्त होकर ही रहेगा। राजकुमार, अपने अगले जन्म में एक सामान्य किसान के रूप में जन्म लेंगे और तभी तुम उनसे मिल पाओगी। जब उनके रक्त के छींटे तुम्हारे शरीर पर गिरेंगे तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। आज वो दिन आया है जब हम दोनों का फिर से एक बार हम एक हो गए हैं। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ शशि। पर फिर वो सोने के सिक्के, वो तुम्हारे पास कहाँ से आए थे? मैं इतने वर्षों से कबूतरी बनी हूँ। पूरा एक जन्म बीत गया है। इतनी वर्षों की मेरी कबूतरी बने रहने की इस तपस्या से मुझ में कुछ शक्तियाँ एकत्रित हो गई थी। मैंने जब तुम्हें खेत में काम करते देखा था तब मुझे बहुत दुख हुआ। पिछले जन्म का राजकुमार इस तरह से खेत में खून पसीना बहा रहा है, यह देखकर मैंने अपनी तपस्या के फल से वो सिक्के उत्पन्न किए और तुम्हें दे दिए ताकि तुम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सको। तुम्हें मिलने के बाद इतने दिनों तक मैं इसी दिन की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब वास्तव रूप में आऊं और तुमसे मिल पाऊं। तुम ये सब सच बोल रही हो? मतलब ऐसा भी हो सकता है? इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है और मुझे ये सब स्मरण भी नहीं है। हाँ, इस बात पर विश्वास करना आसान नहीं है, परंतु मैं सब सत्य बोल रही हूँ। साधु बाबा के श्राप के कारण तुम्हें कुछ स्मरण नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। जिस स्थान पर हमें वो श्राप मिला था उस स्थान पर जाने के बाद ही तुम्हें सब स्मरण होगा। साधु बाबा अभी तक वहीं हैं, वो तुम्हें सब स्मरण करा देंगे। राजकुमारी शशि को लेकर उस पेड़ के पास आती है। वहाँ उन्हें साधु बाबा मिलते हैं। राजकुमारी साधु बाबा को बताती है कि शशि को सत्य से अवगत कराएं। शशि, राजकुमारी सत्य बोल रही है। यदि फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरी आंखों में देखो। मेरे आंखों में तुम्हें वो प्रसंग दिखाई देगा जो तुम्हारे पिछले जन्म में घटित हुआ था। शशि साधु बाबा की आंखों में देखने लगता है। साधु बाबा की आंखों से शशि के पिछले जन्म की सारी बातें वैसे ही दिखती हैं जैसे उस राजकुमारी ने बताई थी। अब शशि को सब स्मरण हो जाता है। साधु बाबा, मुझे स्मरण हो गया है। अब मैं अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगा। हमें आशीर्वाद दीजिए। शशि अब सब समझ जाता है। वो राजकुमारी के साथ अपने घर आता है। राजकुमारी भी एक सामान्य किसान की पत्नी की तरह शशि के साथ रहने लगती है।